फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज आत्मकथा का 8वां एपिसोड है और इसका शीर्षक हम लोगों ने रखा है लेफ्ट पॉपुलिज्म और व्यक्ति का अंत, कलकत्ता के संदर्भ में। कुछ बातें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में की थी। अब ये संयोग की बात है कि मैं जिस समय ये आत्मकथा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ उस समय देश में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेखकों के ऊपर, बुद्धिजीवियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। और अब ये अजीब सी मतलब आयरनी है, मुझे भी ये थोड़ी सी असुविधा हो रही थी कि क्या मैं ये जो आत्मकथा का जो सिलसिला शुरू किया हूँ और मैं इंतजार करूं एक नई सुबह के आने का। मैं नहीं जानता कि कोरोना के दौरान कौन बचेगा कौन मरेगा, मैं भी रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं नहीं जानता। तो क्राइसिस बहुत सीरियस है। फिर भी मैंने ये तय किया कि मैं इस आत्मकथा वाले जो अपने अनुभव हैं उन्हें मैं शेयर करूंगा। क्योंकि बंगाल के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि बहुत सारे फिनोमिना जो अभी पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं वे सबसे पहले बंगाल में पैदा हुए। और ये एक सामान्य सी चीज हमारे लोग नहीं समझते। मैंने पिछली बार कई बातें कही जिस पर लोगों ने कहा कि ऐसा देश में भी है। ऐसा देश में जिन जिन चीजों के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो देश में है, वे देश में बाद में आई, सबसे पहले बंगाल में आई ये बीमारी। सोचने वाली चीज यह है कि बंगाल में ही सारी चीजें पहले क्यों आई। सामान्य सी चीज है जिस पर के हम सब लोग सोचना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बंगाल में वामपंथ था, वामपंथ का शासन था और बहुत शानदार शासन था। जनता ने 34 साल तक वामपंथ को मौका दिया शासन करने का। वामपंथ ने बहुत अच्छे काम किए, उसमें भूमि सुधार सबसे महत्वपूर्ण काम था बरगांव ऑपरेशन के तहत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका तो कतई अर्थ नहीं है कि हम बंगाल के बारे में, अपने निजी अनुभवों के बारे में, जिस सांस्कृतिक परिदृश्य को हमने बदलते हुए देखा उस सांस्कृतिक परिदृश्य को हम लोग नोटिस ही ना करें। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि मैं बंगाल गया था तो मैं बहुत आशा और आकांक्षाओं के साथ बंगाल गया था। लेकिन बंगाल में मैंने अपनी आंखों से उदार वातावरण को और उदारवादी जो संरचनाओं को मैंने ऊपर से नीचे तक टूटते हुए और बिखरते हुए देखा और लोगों को तोड़ते हुए देखा। आज जो आपको जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम का जो तांडव पूरे देश में दिखाई दे रहा है ना, मैं फेसबुक में इस बात को अपने एक निवेदन में मैं कह चुका हूं आप लोगों से। इसका ब्लूप्रिंट वह नहीं है जो जर्मनी का था, इसका ब्लूप्रिंट वह है जो कि बंगाल में तैयार किया गया था और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी फॉलो कर रही थी। जिस तरह से लेफ्ट पॉपुलिज्म इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले, उसी तरह से ये जो रिएक्शनरी पॉपुलिज्म है, दक्षिणपंथी रिएक्शनरी पॉपुलिज्म है, इसके भी गंभीर परिणाम निकलेंगे। जिस तरह से उदारतावाद के लिए, उदारवादी संरचनाओं के लिए लेफ्ट पॉपुलिज्म ने नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से ये रिएक्शनरी पॉपुलिज्म भी नुकसान पहुंचाएगा।
क्योंकि दोनों हमारे देश की जो संवैधानिक संरचनाएं हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के संकट को और उसके समाधान को खोजने के लिए तैयार नहीं है। आप जस्ट कल्पना कीजिए, 77 में लेफ्ट फ्रंट जिस तरह से मासिव मैंडेट के साथ जीतकर चुनाव में आया, ज्योति बाबू आइकॉन थे। ज्योति बाबू सारे जिंदगी लोकतंत्र के आइकॉन बने रहे, लेफ्ट के आइकॉन बने रहे, लेकिन ज्योति बाबू के रहते रहते ही लेफ्ट फ्रंट ऊपर से नीचे तक क्रैक कर गया, पूरा का पूरा बंगाल क्रैक कर गया। हम में से अधिकतर लोग ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं है कि डेमोक्रेसी आइकॉन से नहीं चलती। हमें उस प्रक्रिया को डिकोड करना होगा, समझना होगा, उसे खोलना होगा, उस पर बात करनी होगी, जिसके कारण डेमोक्रेसी का लगातार अवमूल्यन हुआ, डेमोक्रेसी का लगातार डिक्लाइन हुआ। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी और आज भी सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस को यह बात पहले समझनी चाहिए थी कि लोकतांत्रिक संरचनाओं में कहां कमजोरी रह गई है, जिसकी वजह से आपातकाल की जरूरत महसूस की गई। आपातकाल न लगा होता तो हिंदुस्तान आज जितना भयावह दिख रहा है उतना भयावह नहीं होता। आपके लिए आपातकाल एक घटना हो सकती है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपातकाल एक घटना नहीं है, वह एक टर्निंग पॉइंट है। उसने हिंदुस्तान की जो उदारवादी जो परंपराएं थी, लोकतांत्रिक परंपराएं थी, जो लोकतांत्रिक संरचनाएं, व्यवस्थागत संरचनाएं निर्मित हुई थी, उनको एक सिरे से तोड़ दिया। जब आप एक बार लोकतांत्रिक संरचनाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ देंगे तो इसके दुष्परिणाम बार बार आपको भोगने होंगे। ये जो अभी तमाम किस्म के जो निर्णय आ रहे हैं जो कि लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने लोकतंत्र के उन चोर दरवाजों को, जहां से लोकतंत्र के ऊपर हमले किए गए थे, उन चोर दरवाजों को बंद नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर। हमने मान लिया कि लोकतंत्र हमारे यहां एक फुल प्रूफ सिस्टम है। अरे लोकतंत्र के अंदर, इस संविधान के अंदर ही आपातकाल का प्रावधान था, जिसका इस्तेमाल करके मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई और सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण किया। हमारे इस संविधान में ही यह इमरजेंसी व्यवस्था है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के आधार पर पूरे के पूरे देश के लोकतंत्र को हाँक रहे हैं। नरेंद्र मोदी से आप ये नहीं कह सकते कि आप अलोकतांत्रिक हैं। क्यों? क्योंकि वो तो संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वहां उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए आपकी व्यवस्था में? जो भी होगा, जैसे भी होगा, संसद से होगा। बुनियादी प्रश्न जो आपातकाल ने खड़ा किया था वो आज भी खड़ा है कि हमारे यहां लोकतंत्र की जो संवैधानिक संरचनाएं हैं, उन संवैधानिक संरचनाओं में जो डिक्लाइन, उनकी जो कमजोरियां सामने आई, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए गंभीरता से कोई प्रयास ही नहीं किए गए। वे लोकतंत्र के ऊपर हमले के चोर दरवाजे बंद नहीं किए गए जो संविधान के रास्ते से आते थे। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी के हाथ में जो वेपन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने का ये वेपन, ये उसके हाथ में नहीं होता। आपने कभी सोचा ही नहीं।
77 में जब वो बंगाल में लेफ्ट फ्रंट आया तो लेफ्ट फ्रंट के पास में सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई में उनके नायक थे ज्योति बसु, और जनता ने मासिव मैंडेट दी, और यह सोच के मैंडेट दी कि जो लोकतंत्र का ह्रास हुआ है और लोकतंत्र पर जो हमले झेले गए हैं, ज्योति बाबू के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट उनके विकल्प के तौर पर कि लोकतांत्रिक संवैधानिक संरचनाओं में जो वीकनेस रही है, जो कमजोरियां रही है, उनको दूर कैसे किया जाए, लोकतांत्रिक संरचनाओं को कैसे समृद्ध किया जाए, इस दिशा में कुछ काम करेंगे। न कांग्रेस ने सोचा, न ज्योति बाबू ने सोचा। और लेफ्ट के पास में एक बहुत बड़ा वेपन था, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा संगठन था। वही वेपन जिसका कि आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरएसएस के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास में कौन सी ताकत है? नरेंद्र मोदी के पास में मीडिया की ताकत नहीं है। मीडिया की ताकत उसकी सेकेंडरी ताकत है, असली ताकत उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका संगठन है। तो लोकतंत्र को आप ओवरटेक कर रहे हैं किसके जरिए? संगठन के जरिए। कायदे से होना यह चाहिए था कि लोकतंत्र के पूरक के तौर पर संगठन अपनी भूमिका अदा करते। मैं बहुत विनम्रता से यह बात कहना चाहता हूं अपने वामपंथी दोस्तों से कि बंगाल में लोकतंत्र को जिस तरह से संगठन के जरिए ओवरटेक किया गया, उसने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी क्षति की, बंगाल की बहुत बड़ी क्षति की। कम्युनिस्ट पार्टी रहे या ना रहे, कम्युनिस्ट रहे या ना रहे, लेकिन लोकतंत्र तो रहेगा। पार्टी की चिंता पहले, पार्टी के नेता की चिंता पहले, लोकतंत्र की चिंता सबसे पीछे। अगर यह एटीट्यूड से अगर हम काम करेंगे तो कहां होंगे? ठीक वहीं होंगे जहां आज सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी है। अरे जहां जिस संस्था को जैसे चलाना है, उनके अपने नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था सब कुछ है। तो पहली चीज जिसने कि जो वामपंथी जो जन उभार आया, एक पॉपुलिज्म के तौर पर आया 77 में, एंटी इमरजेंसी वेव के तौर पर आया, उसने लोगों के अंदर वामपंथ के प्रति एक नया आकर्षण पैदा किया। वामपंथ के प्रति आशा भरी नजरों से लोगों ने देखा, और इस लिहाज से देखा कि वामपंथ लोकतंत्र के जो चोर दरवाजे उन्हें बंद करेगा और लोकतंत्र को समृद्ध करने की दिशा में स्ट्रक्चरल चेंज लाने में मदद करेगा। आप पूछिए किसी से, आप पूछिए किसी से कि लोकतंत्र के संरचनात्मक सुधार के लिए आपातकाल के बुरे अनुभव के बाद संविधान में परिवर्तन करने के लिए, संविधान के चोर दरवाजे बंद करने के लिए लेफ्ट पार्टीज ने और सीपीएम ने क्या किया? अब सवाल कीजिए। अब यह मत कहिएगा कि सीपीएम के पास में कभी सरकार नहीं थी। लेफ्ट पार्टीज के पास में सरकार रही है और सरकार उनके इशारों पर चलती रही है। चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो, और चाहे वो मनमोहन सिंह हो। सवाल यह है कि वामपंथ ने जो कमिटमेंट, वामपंथ का सबसे बड़ा कमिटमेंट क्या है? लोकतंत्र के स्थापना के साथ वामपंथ बंगाल में लौटा था, और बंगाल में वामपंथ ने लोकतंत्र को ठप कर दिया। जिस बीमारी से यहां अभी पूरा देश ग्रस्त है, उसी बीमारी से 34 साल तक बंगाल ग्रस्त रहा है। बंगाल ने क्या किया? बंगाल में जो लेफ्ट पॉपुलिज्म था, उस लेफ्ट पॉपुलिज्म की ब्यूटी ये थी कि आप किसी भी विचारधारा के हों, आप किसी भी वर्ग के हों, आपका कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय हो, आप वामपंथ के साथ आना चाहते हैं,
आप सीपीएम के संगठन के साथ आना चाहते हैं, आपका सहर्ष स्वागत है। आप वामपंथ के साथ रहिए, मस्त रहिए। तो यही तो फार्मूला बीजेपी ने अपनाया हुआ है और बीजेपी कर रही है, बल्कि उससे 4 कदम आगे जाके कर रही है। लेफ्ट के पास में दलों को तोड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन निष्क्रिय करने की ताकत तो थी। यह अध्ययन का विषय है, यह मूल्यांकन का विषय और पुनर्मूल्यांकन का विषय है। लोग सोचें इस बात पर कि बंगाल में 77 में लेफ्ट फ्रंट के आने के बाद में विपक्ष क्यों निष्क्रिय हो गया। अगर इसका उत्तर आप खोज लेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में देश में विपक्ष कैसे निष्क्रिय हुआ। मैं बार बार कहता रहा हूं कि बंगाल एक आईना है हिंदुस्तान को देखने का। हम में से अधिकतर लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि बंगाल में जो चीज घट रही थी उसका दोबारा रिहर्सल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। पहले यह था, सरकारें थी, इस सिद्धार्थ शंकर राय का फेज अगर छोड़ दें तो, सेमी फासिस्ट टेरर का फेज छोड़ दें तो, जहां से कि सारा क्राइसिस शुरू हुआ बंगाल में 72 से लेके 77 तक, क्योंकि वहां उस दौर में सबसे ज्यादा हिंसाचार हुआ बंगाल में। लोकतांत्रिक संरचनाओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया गया। बंगाल लहू लुहान पड़ा हुआ है अभी भी। जो लोग सोचते हो कि नहीं बंगाल में तो अभी खुशहाली आ चुकी है, वो गलतफहमी में है। बंगाल का पूरी तरह से अपराधीकरण किया जा चुका है और इसकी नींव रखी थी सिद्धार्थ शंकर राय ने। उसकी पूरी की पूरी फसल काटी है ममता बनर्जी ने। बंगाल में जो घट रहा था, बंगाल में जिस तरह से रैगिंग हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से कि ज्योति बाबू ने 72 की रैगिंग के बाद पटना जाके जब जयप्रकाश नारायण से यह बात कही कि हमारे साथ रैगिंग हुई है, तो जयप्रकाश नारायण ने विश्वास नहीं किया कि रैगिंग हुई है और विधानसभाओं की सीटों पर जबरदस्ती कब्जे किए गए हैं। अभिषेक नंदन, आपने जो लिखा है वो बात एकदम गलत है। हिस्टोरिकली आज जो आपके सामने सच दिख रहा है ना, जो आपको अभी हिंदुस्तान दिख रहा है, इसकी नींव, ये मेरी समझ है। मैं किसी से डिक्टेट नहीं होता। मैंने बंगाल में करीब से लेफ्ट की राजनीति की है, लेफ्ट की राजनीति में भाग लिया है और मैंने लेफ्ट की राजनीति करते हुए लेफ्ट के द्वारा जितनी भी क्षति हो सकती थी उस क्षति को उठाया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि लेफ्ट की मलाई जिन्होंने खाई हो। यह मेरी आत्मकथा का एक वह हिस्सा है जो कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, पलट के हम देखना नहीं चाहते उसे। एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और फॉर्म्स को ब्रेक किया जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैं अपने विश्वविद्यालय में सबसे सीनियर प्रोफेसर, सबसे पुराना प्रोफेसर, और मेरा एकमात्र कसूर यह कि मैं सीपीएम के नेताओं की गुड बुक में नहीं। मैं सीपीएम का मेंबर, इसके बावजूद मेरे विश्वविद्यालय की जितनी कमेटियां बनी मेरे पूरे जीवन काल में, मैं किसी भी कमेटी का कन्वीनर सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं पार्टी का विरोध करता था। पार्टी जिस तरह से काम करती थी मैं उसे एकदम नापसंद करता था।
मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है कहां क्या 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 हुआ। मैं एक नहीं, मैं एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये जो अभिषेक नंदन नाम जैसे जो लोग हैं उनके लिए 23 मार्च 2007 को बुद्धदेव भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह एक्सेप्ट किया। 2007 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह एक्सेप्ट किया कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। कैसी गलतियां की हैं? पार्टी ने के लोगों ने गलतियां यह की हैं कि लोगों ने के निजी जीवन में दखलंदाजी की है। पूरे राज्य में लोगों के व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत झगड़ों में पार्टी ने शामिल होकर एक पक्ष लिया। एक घटना बता रहा हूं आपको। एक स्त्री पुरुष के बीच का झगड़ा था, पति पत्नी के बीच का झगड़ा था। उस झगड़े को सुलझाने के लिए उसमें पुरुष जो था वो सीपीएम का मेंबर था और स्त्री जो थी वो जनवादी महिला समिति से जुड़ी हुई थी। सीपीएम के दो नेता बैठे जिनमें जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा और किसान सभा के ऑल इंडिया अध्यक्ष। और सुझाव दिया गया कि आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देते, 40 लाख रुपया आप दे दीजिए। पुरुष ने कहा कि मैं सीपीएम का मेंबर हूं, मैं पिछले 30 साल से सीपीएम के पोस्टर लगा रहा हूं, काम कर रहा हूं, क्या मुझे सीपीएम 40 लाख रुपए उधार दे सकती है? किस कानून के तहत मैं इसे 40 लाख रुपए दे दूं जबकि मैं इसके सारे खर्चे उठाता हूं? बोले नहीं, इतना पैसा नहीं दोगे तो सौदा नहीं पटेगा। सवाल यह है कि क्या पार्टी का काम यह सौदे पटाना रह गया है? बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब यह बात कही कि पार्टी की सबसे बड़ी चूक कहां हुई, क्योंकि पार्टी के लोगों ने लोगों के निजी जीवन में दखलंदाजी की और लोगों के निजी जीवन को डिस्टर्ब किया और परेशान किया। आज तक लोग भूले नहीं। आप किसी भी मोहल्ले में जाइए और आप किसी भी घर में दस्तक दीजिए, लेफ्ट फ्रंट जब आया तो लेफ्ट फ्रंट की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह लोकतंत्र का और लोकतांत्रिक संरचनाओं का, उदारवाद का, उदारतावादी दृष्टिकोण का ज्यादा बेहतर ढंग से विकास करता। यह उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यह हुआ नहीं, यह हुआ नहीं। उल्टे जो चीज घटी वो और भी खतरनाक थी, जो कि होना नहीं चाहिए था। राज्य की विभिन्न संरचनाओं में लेफ्ट फ्रंट का वर्चस्व स्थापित कर दिया गया और सीपीएम का वर्चस्व खासतौर पर स्थापित कर दिया गया। और ये इसने राज्य की जो विभिन्न संरचनाएं थी, जिनकी की एक स्वायत्त फंक्शनिंग थी, कार्य प्रणाली थी, उसको टेक ओवर कर लिया। अब किसी भी जगह, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी थाने में कोई भी गतिविधि तब होगी जब पार्टी कहेगी। संयोग की बात है, सीपीएम ने अपनी तमाम कमेटियों की मीटिंग में यह बात और तमाम बड़े प्रस्तावों में यह बात स्वीकार की, लेकिन करेक्शन नहीं हुआ। कि पार्टी सर्वोच्च हो गई और राज्य प्रशासन मातहत उसके कर दिया गया, यह ठीक नहीं हुआ। सामान्य भाषा में क्या कहेंगे इसे? सामान्य भाषा में यह है कि आप जब सत्ता में आए, आपसे उम्मीद थी कि लोकतंत्र का विकास होगा, लेकिन आपके आने के बाद में लोकतंत्र ठप हो गया। और ठप लोकतंत्र में आप विपक्ष नहीं होता। कांग्रेस अधमरी, बीजेपी का कहीं पता नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी, सिर्फ एक ही फ्रंट।
लोकतंत्र के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोकतांत्रिक संरचनाएं स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से जो उनके नियम है उसके अनुसार काम करें। यह मेरी अपनी निजी जीवन की जो अभिज्ञता थी, जो मैंने वहां से सीखा और देखा, उसने यह किया कि उसने जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, जो नागरिक होता है, उसके अधिकार एकदम कुंठित कर दिए। और दूसरी चीज जो घटी, जिसने के डिस्टरबेंस पैदा किया बहुत ज्यादा, वो ये कि ये जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो इंटेलेक्चुअल्स का एक अपना गरिमापूर्ण स्थान था बंगाल में, लोग उसकी इज्जत करते थे, तवज्जो देते थे। लगातार इस तरह की कोशिश हुई कि मीडियोकर किस्म के लोग, एवरेज किस्म के लोग, वो शिक्षित तो हैं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। आप सोच सकते हैं, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उस यूनिवर्सिटी में एक महिला संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हो गई सिर्फ इस बिना पर, उसके पास सिर्फ एक आर्टिकल था, मात्र 1000 शब्दों का लिखा हुआ, क्योंकि वो एक पार्टी नेता की बीवी थी। आप क्या एक आर्टिकल पर प्रोफेसर बना सकते हैं? जी नहीं। सच को हम अगर नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपको नरेंद्र मोदी का सच और उसके ऊपर उंगली उठाने में आपके हाथ कांपेंगे। (1996) में अमर सेन जैसा पढ़ा लिखा जीनियस व्यक्ति, उसने लिख के अनुरोध किया कि मैं जादवपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में काम करना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए। पार्टी ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया। यह कह के ठुकरा दिया कि अमर सेन पार्टी मेंबर नहीं है। अमर सेन अगर पार्टी मेंबर नहीं है और इसलिए वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते, ये तो अपने आप में इंटेलेक्चुअल जो डिक्लाइन का एक आइडियल, और ये किसी और ने नहीं, किसी और ने नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिस्क्लोज किया। कोले हमारे यहां तो ऐसा समय रहा है, हमें तो इससे निकलना होगा बाहर। अफसोस की बात है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चाहते हुए भी इसे ठीक नहीं कर पाए और वे हार गए इलेक्शन। तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंगाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एवरेज किस्म के जो पढ़े लिखे लोग थे वे वाइस चांसलर बनाए गए लेफ्ट फ्रंट के जमाने में, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे वे वाइस चांसलर नहीं बनाए गए। तो इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा? इसे खामियाजा पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को भुगतना होगा। हमने क्या किया? हमने यह किया कि हमने लगातार लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट के जरिए जो बंगाल में घट रहा है उसके बारे में बात करनी बंद कर दी, और हमने ये मान लिया बंगाल में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जी नहीं, बड़े स्केल पर इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हुआ, और इस इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन के कई लेयर हैं। और उसका एक बड़ा प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ तो नंदीग्राम आंदोलन में एक बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार की उसकी नीति का, सिंगूर और नंदीग्राम के संदर्भ में जो उसकी नीति थी उसका विरोध किया। तो लेफ्ट की क्या भूमिका हो सकती थी? लेफ्ट की भूमिका यह हो सकती थी कि बुद्धिजीवियों के खिलाफ में घृणा का प्रचार किया जाए? जी नहीं। बुद्धिजीवियों का हम हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे,
वो हमारी विचारधारा माने या न माने, लेकिन बुद्धिजीवियों के खिलाफ में लगातार हेट्रेट जनरेट की गई। एक घटना बता रहा हूं आपको। एक बंगला के लेखक ने नंदीग्राम पर किताब लिखी, किताब कंपोज हो गई, प्रूफ दिख गए, छपने जा रही थी। लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने प्रेस वाले पर इतना दबाव पैदा किया कि उसकी किताब छप नहीं पाई। उसने मुझसे पूछा, उसने कहा सर आपकी हिंदी वाली किताब छप गई, मेरी नहीं छप पाई, आश्चर्य है। सोचिए बंगाल में और यूपी में क्या फर्क है, कितना फर्क है दिल्ली और बंगाल में। लेफ्ट फ्रंट के आने के बाद में बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा लगता है। लोकतांत्रिक जो ड्रॉबैक्स थे वे बंद किए जाते, जो चोर दरवाजे थे वो बंद किए जाते, अच्छा लगता, लेकिन वे बंद नहीं किए गए। बल्कि हुआ ये कि एक बड़ी परघटना घटी लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स के बाहर, और वो घटना जो है वो अपने आप में डिस्टर्ब करने वाली थी। वो घटना ये थी कि होना ये चाहिए था कि डेमोक्रेसी जब हमारे बीच में है तो हम डेमोक्रेसी का ही विस्तार करें। लेफ्ट फ्रंट ने और दूसरे लोगों ने, मैं ये आइडियोलॉजिकली इस बात को इसलिए रखना चाहता हूं, ये केंद्र राज्य के संबंधों के सवाल को लेफ्ट फ्रंट ने जिस तरह से उठाया और जिस तरह से उसका प्रचार किया और जिस तरह से उस पर पोलराइजेशन हुआ पूरे देश में, सरकारिया कमीशन बना, सरकारिया कमीशन के बाद में तमाम किस्म की रिपोर्ट्स आई सरकारिया कमीशन की, और उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए। आप गंभीरता से सोचिए, ये तमाम जो परिवर्तन लोकतंत्र को दुरुस्त करने के नाम पर हुए आपातकाल के बाद, उसमें हमने क्या ये कभी सोचा इस बात पर कि डेमोक्रेसी के जो चोर दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएं? डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा माना गया आपातकाल के बाद? आपातकाल के बाद सबसे बड़ा यह मान लिया गया कि जो चुनाव जीते वो सिकंदर। अब इंपॉर्टेंट यह नहीं था कि आपके मूल्य क्या है, आपकी राजनीति क्या है, अब इंपॉर्टेंट यह था कि आप इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं। लेफ्ट फ्रंट ने इलेक्शन जीतने को और इलेक्शन में विक्ट्री को इतना एम्फेसिस देके बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि हमें नीचे जो घट रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब आपने चुनाव जीतना ही एक महत्वपूर्ण चीज बना दिया। तो अब आप ये बताइए मुझे कि अगर चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण कला है लोकतंत्र में, तो बाकी तो सब चीज बेकार हो गई। तो हमारे पास संविधान तो था, संविधान के बाद में जो हमारे यहां डेमोक्रेसी आपातकाल के बाद में निकल कर आई, उस डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन की विक्ट्री तक थी। और उसके बाद में राज्य प्रशासन कैसे चलेगा, राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली क्या होगी, राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली क्या होगी, वो लोकतांत्रिक होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमने ये मान लिया कि अब चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो डेमोक्रेटिक ढंग से काम ही कर रही होगी। हम ये भूल ही गए कि इसमें कोई मनमाना
पन भी आ सकता है, कोई ऑटोक्रेटिक शासक भी आ सकता है। पार्टी तंत्र का वर्चस्व जब राज्य प्रशासन पर होने लगे तो ऑटोक्रेटिक शासन प्रणाली की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपने ऑटोक्रेटिक शासन प्रणाली के लिए तो जमीन तैयार की, और लगातार किस चीज को महत्व दिया? चुनाव जीतने को। नीचे किस तरह के वैल्यूज बन रहे हैं, समाज किस तरह का बन रहा है, बेरोजगारी है कि नहीं है, बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा का बजट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें धीरे 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 हाशिए पर चली गई। और अब इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई? हर जगह इलेक्शन जीतना, किसी भी कॉस्ट पर इलेक्शन जीतना। मैं एक सामान्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो कि बहुत सारे हमारे वामपंथी दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 77 के बाद कुछ साल तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 डेमोक्रेसी को एक पालतू लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। और पालतू लोकतंत्र का एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। वहां स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते थे, और स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में पूरी कोशिश ये होती थी कि अपोजिशन की तरफ से या एसएफआई के खिलाफ में लोग नॉमिनेशन फाइल न कर पाए। अगर कोई फाइल कर देता था तो कोशिश होती थी उसे बिठा दो। क्यों? क्या जरूरत है ऐसी? और यह प्रक्रिया जब एक बार शुरू हुई तो इसने सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से लेके, कॉलेज से लेके, गांव की पंचायत तक अपनी चादर फैला दी। और एक स्टेज तो ऐसी आई कि पंचायतों में 25% से अधिक पंचायत के मेंबर और दूसरे पद सीपीएम के लोग, लेफ्ट फ्रंट के लोग बिना इलेक्शन के जीत जाते थे। नहीं, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि हम विपक्ष के लिए जगह ही ना छोड़ें। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को एकदम पंक्चर कर दें। मैं अपने जीवन में यह दंश कभी भूल नहीं पाया जब मेरा खुद का वोट हाईजैक करके कोई और डाल गया, और मालूम, मैं जब बूथ पर गया तो मालूम पड़ा मेरा वोट डाला जा चुका है। मैं कभी भूल नहीं पाया इसे। मैं रिटायरमेंट के बाद जब दिल्ली आया तो मैंने दिल्ली में अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाया। मैं जब तक बंगाल में रहा मैंने वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाया। जो लोग कहते हैं ना साइंटिफिक रिगिंग, मैं साइंटिफिक रिगिंग नहीं कहूंगा, लेकिन एक बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के एक इलेक्शन की प्रक्रिया को ही अगर आप परम पवित्र प्रक्रिया और परम पवित्र उपलब्धि अपनी राजनीति की बना देंगे तो आपके लिए बाकी सारी चीजें इनमेटीरियल हो जाएंगी। लोकतंत्र के लिए कौन सी चीज जरूरी है? सरकार जरूरी है या उदारतावादी संरचनाओं का रहना जरूरी है, संवैधानिक मूल्यों का रहना जरूरी है? चुनाव जीतना जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों का बचा रहना और उनको समृद्ध करना जरूरी है? हमने यह अनुभव किया कि संवैधानिक मूल्य लगातार उनका क्षय हुआ। बार बार हमने ये चीज नोटिस की। सो वाम जो पॉपुलिज्म था, उस वाम पॉपुलिज्म ने एक तरफ जहां लोकतंत्र को ठप कर दिया, वहीं दूसरी जो विचारधारा के लोग थे, दूसरे संगठनों के लोग थे, वे सारे के सारे एकोमोडेट कर लिए अपने अंदर बिना किसी छानबीन के। अब आप जिससे भी बात करें वो लेफ्ट फ्रंट का मेंबर, आप किसी से बहस नहीं कर सकते क्योंकि सब लेफ्ट फ्रंट के मेंबर हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में,
वो ये कि लेफ्ट फ्रंट के शासन में बंगला स्थानीयतावाद और बंगला को लेके एक उन्माद का भाव बड़े पैमाने पर पैदा किया गया और ये बहुत खतरनाक चीज थी। संयोग से इस काम में जो लोग शामिल थे वे सब बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस लोग थे। मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता उनके बारे में, उनकी तुलना में कुछ नहीं जानता। एक छोटी सी चीज मैं आपको जस्ट अगर आप किसी इलाके में घर खरीदना चाहें, अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है, ज्यादा नहीं बदली है। अगर आप लेफ्ट फ्रंट के जमाने में किसी इलाके में घर खरीदना चाहें तो आप घर खरीद नहीं सकते थे जब तक लोकल पार्टी को चंदा न दें। आपने अगर घर खरीद लिया और घर खरीद के आप बनवाना चाहें तो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ जो ठेकेदार है, जो सीमेंट, चूना, मिट्टी, ईंट, पत्थर सप्लाई देने का काम करता है, उसको ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बिना आपके इलाके में आपके घर के लिए कोई सामान सप्लाई नहीं देगा। आपने ऐसी नाकाबंदी कहीं देखी है? इलाके में, पूरे के पूरे इलाके में आप अगर अपना घर बेचना चाहें तो पार्टी के लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको दक्षिणा दिए बिना आप जा नहीं सकते थे बेच के। और तरीका क्या था? जहां से आप जा रहे हैं वहां की कोऑपरेटिव को आपको पैसा देना होगा। और कोऑपरेटिव कंट्रोल कौन करते हैं? कोऑपरेटिव वही कंट्रोल करते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप घर बनाइए। अब मैं यूपी में जाइए, आप कहीं पर भी घर बनाइए अपना, कहीं कोई पार्टी के लोग आपके पास में नहीं आते, समाजवादी पार्टी के लोग या बीजेपी के लोग, कि नहीं साहब हमारे व्यक्ति से सामान लो, इमारत का, कंस्ट्रक्शन का सामान हमारे यहां से लो। लेकिन बंगाल में यह संभव नहीं था। बंगाल में यह संभव ही नहीं था कि आप किसी भी तरह से इस नाकेबंदी को ब्रेक कर दें। और तो और मैं आपको बहुत हॉरर एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं। मैं एक सज्जन थे जो कि एमएलए थे, नाम नहीं लेना चाहता मैं, सीपीएम के एमएलए थे। उनकी बेटी हमारे यहां पढ़ती थी। संयोग से उसकी अटेंडेंस कम हुई तो मैंने, जाहिर है कि नियम से काम हो रहा था, तो मैंने रोक दिया परीक्षा देने से। अब साहब ने प्रेशर क्रिएट किया। वो एमएलए मुझे भी जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने पहले लोकल जो हमारी यूनिवर्सिटी के पार्टी के नेता थे उनको भेजा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई छोड़ दो, फलां की बेटी है, अपना ही आदमी है, वो तो एमएलए है अपना। मैंने कहा नहीं, नियम है, 55% से ऊपर हाजिरी होंगी तब आप परीक्षा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। फिर मालूम पड़ा कि उस नेता ने जब देखा कि लोकल नेता से काम नहीं बना तो उसने पार्टी के बड़े नेता से कहलवाया, स्टेट लीडर से कहलवाया, उससे भी बात नहीं बनी। अब इसका जो दुष्परिणाम था वो ये कि अब एक दिन मुख्यमंत्री के यहां से फोन आया और ज्योति बाबू ने कहा कि तुम कुछ करो सोच के, तुम समझदार आदमी हो, ज्यादा नहीं बोलना है मुझे। अब मेरी मुश्किल यह कि मेरे सामने हाईकोर्ट का ऑर्डर, मेरे विभाग में जितने लोग थे वो सब मेरे ऊपर, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसको बैठने दो। और मैंने उसको ही नहीं, मैंने और बहुत सारे बच्चों को रोक दिया था जिनकी अटेंडेंस कम थी। मैं नियम से काम करना चाहता हूं, लेकिन नियम से काम करना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें एक एमएलए की लड़की फंस गई है। सो अल्टीमेटली मैंने निर्णय लिया अपने तरीके से, मैंने सभी विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दे दी। और मैंने यह काम बिना डिपार्टमेंट की कमेटी की मीटिंग किए, मैंने सीधे लेटर लिख के वीसी को दे दिया कि सबको परमिशन दी जाए।
क्योंकि मेरा यह मानना था कि परीक्षा के अधिकारी अगर एक 20% अटेंडेंस वाली लड़की हो सकती है, तो परीक्षा का अधिकारी वह भी विद्यार्थी हो सकता है जिसकी एक दिन अटेंडेंस रही हो। और संयोग की बात थी, एक लड़का ऐसा भी था उसमें जिसने सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड की थी और दूसरे दिन ही उसकी नौकरी लग गई थी, तो वो छोड़ के चला गया था। अब दिलचस्प घटना घटी इसके कुछ समय बाद। छात्र यूनियन के साथ जुड़े हुए कुछ नेताओं ने शिकायत की कि साहब जगदीश्वर जी बड़ी मनमानी घरजानी करते हैं, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में एक स्टूडेंट को ऐसे को मौका दे दिया जिसने कि सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड की थी। बीसी को मालूम नहीं, बीसी भूल गया, उसने मुझे बुलाया, पूछा क्या बात है, ये आरटीआई के तहत एक क्वेरी आई है और जानकारी मांगी गई है और उसमें ये उत्तर में ये निकला है। तो मैंने कहा ये वही घटना है, वही साल है जिसमें कि ये एमएलए की लड़की थी और आप परेशान थे। बोले अरे अरे, अब आप सोचिए, लार्ज स्केल पर मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूं, लार्ज स्केल पर लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं का विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर लगातार हिरास हुआ और उनकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ा। इससे एकेडमिक्स का स्तर लगातार नीचे चला गया। बंगाल का स्तर यह नहीं था कि बंगाल में विद्यार्थी दाखिले के लिए तरसते थे। बंगाल में स्वयं सीपीएम के शासन में देखिए आप, ऐसी स्थिति आई एक दौर में, तो सीपीएम ने कंपलसरी कर दिया, ये सीपीएम के दौर की प्रणाली है जो अभी चल रही है, कि वहां शिक्षकों को 5 घंटे रहना होगा जाके कॉलेज में। एक समय था लोग पढ़ाने जाते थे, पढ़ा के लौट आते थे, अपना काम करते थे। लेकिन अब हुआ ये सीपीएम के शासन में कि लोग पढ़ाने जाते थे और पढ़ा के आके अपने घर में ट्यूशन करते थे। पूरे की पूरे ट्यूशन इंडस्ट्री को फलने फूलने दिया गया। हमारी सर्विस में रूल्स में ये व्यवस्था थी कि कोई शिक्षक जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वह ट्यूशन नहीं कर सकता, लेकिन इस रूल्स को बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया, ये आज तक मिस्ट्री है मेरे लिए। तो अब कॉलेज में पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे शिक्षक। कलकत्ता यूनिवर्सिटी को सिर्फ इस 5 घंटे की अटेंडेंस से फ्री रखा गया, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे उसमें से अधिकतर शिक्षक समय पर क्लास लेते थे, समय पर पढ़ाते थे। मुश्किल से 1-2% शिक्षक ऐसे थे जो कि एब्सेंट रहते थे और समय पर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ाते थे। इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये नियम यूनिवर्सिटी के लेवल पर लागू नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज में लागू करना पड़ा, क्योंकि बिना इसके आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। सोचिए, सबसे जागरूक प्रदेश, हर कॉलेज में शिक्षक संघ, और शिक्षकों की चेतना का स्तर यह कि उनको जबरदस्ती बांध के लाना पड़े, और नहीं लाओ तो वो क्लास करने नहीं आएंगे। इसे शिक्षा का डिक्लाइन कहेंगे या शिक्षा का उत्थान कहेंगे। और अभी स्थिति क्या है, वह जो परंपरा 6 घंटे की 5 घंटे की जो लागू की गई कि सुबह से आएंगे शाम तक रहेंगे, ये जो लागू की गई, इसने शिक्षा का सबसे ज्यादा नुकसान किया। अब शिक्षक कोई काम ही नहीं कर सकता था। अरे शिक्षक का काम खाली पढ़ाना नहीं होता, उसे पढ़ना भी होता है, रिसर्च भी करनी होती है, उसे अपने इंटेलेक्चुअल जो है उत्थान के लिए प्रयत्न करने होते हैं। लेकिन अगर वो सब समय कॉलेज में बैठा रहेगा तो वो इंटेलेक्चुअल उत्थान के काम कब करेगा। तो 34 साल के शासन में जो क्रक्स निकल कर आया वो ये कि शिक्षा को आपने सेवा में कन्वर्ट कर दिया, नौकरी में कन्वर्ट कर दिया। डब्ल्यूटीओ में तो शिक्षा सेवा में कन्वर्ट हुई थी बहुत बाद में, लेकिन बंगाल में पहले की गई। आप नौकरी करते हैं, नौकरी कीजिए। एक शिक्षक का काम पढ़ाना है और पढ़ना भी है, रिसर्च करना भी है।
तो शिक्षकों में जानबूझ के ये जो ट्यूशन इंडस्ट्री है उसे कल्टीवेट किया गया, बजाय इसको ट्यूशन इंडस्ट्री को रोका जाता, शिक्षकों को उससे दूर करने की कोशिश की जाती, शिक्षा को और ज्यादा रेगुलराइज किया जाता। शिक्षक 5 घंटे सीधे रहेंगे, अब शिक्षक 5 घंटे तो है लेकिन शिक्षा अब नहीं है। एक और छोटा सा अनुभव बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। मैं जेएनयू से पढ़ के गया था, मैं सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के गया था, तो मैंने लोगों से कहा कि कुछ दिन बाद कि हम लोग अपने यहां सेमेस्टर सिस्टम क्यों नहीं लागू करते बंगाल में। और चूंकि मैं बंगाल की एक ऐसी कमेटी में था जिसमें कि यूनिवर्सिटी के शिक्षक और बड़े लोग थे, तो मुझे लगा कि यहां से चूंकि शिक्षा की बहुत सारी चीजें चलती हैं और तय होती हैं, तो ये अगर सेमेस्टर सिस्टम बंगाल में लागू हो जाए तो बंगाल बहुत आगे चला जाएगा। तो लोगों ने हंस के कहा, अरे तुम जेएनयू से आए हो ना, इसलिए बहकी बहकी बातें करते हो, ये जेएनयू में संभव है, बंगाल में संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि वहां इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सेमेस्टर सिस्टम है, वहां पढ़ाया जाता है, उसके अनुभव अच्छे हैं। यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अकेले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट था, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट, जहां सेमेस्टर सिस्टम था। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे ये सेमेस्टर सिस्टम वाली बात रखे जाने के कुछ समय बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी सेमेस्टर सिस्टम बंद कर दिया गया। और जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो उस समय हालत यह थी कि 2 साल के बाद परीक्षा होती थी, यानी 2 साल से पढ़ाई होती रहती थी। तो 2 साल के बाद परीक्षा होती थी, 6-7 महीने बाद परीक्षा होती थी, 6-7 महीने फिर उसकी कॉपी जांचने में लगते थे। इस तरह से पूरा का पूरा जो कैलेंडर था वो 3.5-4 साल में कंप्लीट होता था। मैंने अपने विभाग में पहली बार जब ये सजेस्ट किया कि नहीं एनुअल एग्जामिनेशन होने चाहिए, वेहीमेंटली अपोज किया हमारे शिक्षकों ने, कोई सवाल ही नहीं है। अंत में विद्यार्थी हड़ताल पर चले गए कि एनुअल एग्जामिनेशन देंगे हम, एनुअल एग्जामिनेशन ज्यादा ठीक है। विभाग में कोई मेरे साथ नहीं, विभाग ने मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। यानी आप सोचिए, विभाग में वार्षिक परीक्षा का प्रस्ताव भी रिजेक्ट हो गया। अंत में जब छात्र अड़ गए, उन्होंने लंबी हड़ताल की। छात्रों को मेरी बात अच्छी लगी कि सर ठीक कह रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से लोग तैयार हुए और हमारे यहां एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। अब बाई चांस की बात कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, यह भी देखना कि जब मैं गया था तब मैंने सेमेस्टर सिस्टम की मांग की थी। जब मैं अब यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था तो देखा कि अचानक सेमेस्टर सिस्टम पूरे देश में कंपलसरी करने के लिए यूजीसी ने ऑर्डर जारी कर दिया। तो मैंने हंस के कहा कि अगर ये काम अगर आप 16 साल या 20 साल पहले कर लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, हम आगे होते। बंगाल में आज सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन बंगाल में जब यह बात कही गई कि आप सेमेस्टर सिस्टम लागू करें तो बंगाल के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने इसे A to Z रिजेक्ट कर दिया। सो बंगाल में वामपंथ के रहते हुए एक भयानक स्थिति थी कि हर चीज पार्टी के आदेश पर होगी, पार्टी में निर्णय होगा तब होगी। स्वतंत्र विवेक के लिए, स्वतंत्र रैशनैलिटी के लिए आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, जो कि डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट है। किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए, उसमें विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। सेमेस्टर सिस्टम की पढ़ाई कैसे होगी, एनुअल सिस्टम की पढ़ाई कैसे होगी, 2 साल बाद के परीक्षा हो रही है। अब आप सोचिए, वहां से निकल के हम लोग आए हैं। मेरे लिए शॉकिंग था ये। हमारे यहां तो यूपी में किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 साल के बाद परीक्षा नहीं होती थी, हर साल परीक्षा होती थी। हम हर साल परीक्षा देके बड़े हुए। शिक्षकों से और मजदूरों से और कर्मचारियों से लेफ्ट फ्रंट का कितना प्रेम था, इसका एक नमूना मैं आपको बता रहा हूं। खाली जब 6 पे कमीशन लागू हुआ तो 6 पे कमीशन के लागू होने के बाद में तकरीबन 60% से अधिक डीए शिक्षक और कर्मचारियों का राज्य सरकार ने रोक लिया, दिया ही नहीं।
बरसों नहीं दिया। अब आप सोचिए, एक एक शिक्षक के अगर आप 5-5, 7-7 लाख रुपए रोक लें, ना कोई उस पर इंटरेस्ट दें, ना उसकी तनख्वाह बढ़े, कितना नुकसान होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप इससे इस क्राइसिस को समझ लें। मैं प्रोफेसर था और मैं प्रोफेसर बना सन 2000 में। 16 साल प्रोफेसर रहा मैं। एक प्रोफेसर के नाते मेरे पास में जो पे थी और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के या लखनऊ विश्वविद्यालय के पास में जो प्रोफेसर था उसकी जो पे थी, उसकी और मेरी पे में, प्रोफेसर के स्केल में, पे में, स्केल एक है मेरा उसका, लेकिन पे में जो फर्क था वो तकरीबन 55 और 60 हजार के बीच का था। तो एक शिक्षक के नाते मैं अगर बंगाल में पढ़ा रहा हूं तो मैं 55 हजार रुपए महीने कम पा रहा हूं, और दिल्ली में जो पढ़ा रहा है लोग, या लखनऊ में पढ़ा रहा है, या गोरखपुर में जो पढ़ा रहा है, वह मुझसे 55 हजार रुपए ज्यादा कमा रहा है। किस खुशी में, किस खुशी में। और ये जो 55 हजार रुपया पर मंथ में जो लॉस कर रहा हूं, और ये मैंने लॉस कब तक किया, ये मैंने अपनी पूरी 16 साल की सर्विस में लॉस किया। अब आप सोचिए मेरा कितना पैसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर नष्ट हुआ होगा, जो राज्य सरकार ने अपनी पॉकेट में डाल लिया। ये वामपंथ का जो है शिक्षा के प्रति प्रेम कहा जाएगा, ये दुर्भावना कही जाएगी, ये तो फैक्ट है। सारे देश में शिक्षकों को जो हाउस रेंट मिलता था वो उतना हाउस रेंट बंगाल नहीं देता। सारे देश में शिक्षकों को जो गेस्ट लेक्चरर, पार्ट टाइम टीचर्स हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग नौकरी करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं, आप दिल्ली में बात करिए, दिल्ली में जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं, वो 60-60, 70-70 हजार रुपए महीने कमाते हैं। और बंगाल में बात करिए, आप पूछिए, आप किसी से भी फोन करके पूछिए आप। सो लेफ्ट पॉपुलिज्म का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो किससे हुआ? इंटेलिजेंसिया और शिक्षकों को सबसे ज्यादा क्षति उठानी पड़ी। और ये मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। व्यक्तिगत तो उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि लोग पूछेंगे आपके पास प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो मैं साक्षात हूं, क्योंकि मेरी तनख्वाह जो है मुझे दूसरे राज्य के शिक्षकों से उसी स्तर का, जिस स्तर का मैं हूं, उसी स्तर का प्रोफेसर दूसरी यूनिवर्सिटी में है, यूपी में और दिल्ली में, उसे जितनी तनख्वाह मिलती है मुझे उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। और मजेदार बात बता रहा हूं आपको, मैंने सबसे ज्यादा लिखा। मैंने कभी यूनिवर्सिटी से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया, मैंने कभी यूजीसी से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया, क्योंकि इसके लिए जो पल्लेदारी करनी पड़ती है वो मेरे बस की नहीं थी। मैंने कभी कोई सरकारी ग्रांट नहीं ली, और मैंने अपनी 60 साल तक जो सर्विस की, जिसमें 27 साल नौकरी की मैंने, उसमें मैंने 60 किताबें लिख के यूनिवर्सिटी को दी। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती कि एक अन्य चीज कह के ये बातचीत में आज की यहीं रखूंगा मैं आपके सामने, जिससे कि आप समझ सकें पोल कहां है, प्रॉब्लम कहां है। अब हुआ ये कि हमारे यहाँ शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है, बहुत ही दिलचस्प अनुभव है ये। तो एक बार रिफ्रेशर कोर्स को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग ने मुझे दी और मैंने जिम्मेदारी ले ली। तो बजट बना के देना होता है, मैंने बजट बना के दे दिया एक अनुमान से। मैंने देखा कि पिछली बार कितना खर्च हुआ है, तो पता चला इतना खर्च हुआ है, तो मैंने उस हिसाब से दे दिया, भाई पिछली बार भी आपने इतना खर्च किया है, 1,70,000 के करीब, तो 1,70,000 रुपया ही मैं खर्च करूंगा, इतने में ही मैं अपना काम कर लूंगा। और मैंने दे दिया, क्योंकि उसमें आपको एक लमसम अमाउंट बताना होता है, आपको एक टेंटेटिव प्रोग्राम बताना होता है, उसके बाद में आपको एक पैसा दे दिया जाता है, आप उसे खर्च कीजिए, उसके बाद हिसाब दे दीजिए, बात खत्म। मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया,
मैंने बाहर से सबसे ज्यादा रिसोर्स पर्सन बुलाए और अच्छे अच्छे विद्वान बुलाए, और उनको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सबको मैंने 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन तक अपने यहां रखा। और इनको जब रखा, और उसके बाद में जब पूरा रिफ्रेशर कोर्स खत्म हो गया, पूरा खर्चा 21 दिन तक का खर्चा, उसका हिसाब देखा गया, तो मेरे बैग में करीब 61,000 रुपए बचे हुए। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग कि मेरे पहले भी लोगों ने खर्च किया है, लेकिन वो 1,70,000 कैसे खर्च हो गया और मेरा 1,60,000 रुपए, मेरे पास 60,000 रुपए बच गए। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ही नहीं, आप बाकी जगह भी आप पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं वो सुन रहे हो या बाद में सुने, पता कीजिए, रिफ्रेशर कोई कोर्स कोई प्रोफेसर कराए और उसके पास पैसे बच जाए और फिर वो पैसे जमा करने जाए, मैंने 60,000 रुपया कलकत्ता विश्वविद्यालय को जाके जमा किया कि ये पैसा बच गया है 21 दिन का रिफ्रेशर कोर्स कराने के बाद। उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि रिफ्रेशर कोर्स का जो नेटवर्क चल रहा है, इसमें बहुत पोल है, जिसमें हमारे यहां शिक्षक वर्ग लगा रहता है। रजिस्ट्रार बहुत प्रभावित इस बात से कि अरे कमाल कर रहे हैं आप, आज तक कभी किसी ने पैसे वापस नहीं किया, पैसे वापस कर रहे हो और हमारे पास में एक एक पैसे की किल्लत है, अभी आप एक ऐसे टाइम पे पैसे वापस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब तो वापस ले ही लीजिए, अब आप ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो मैंने पैसे वापस किए, मेरे पास आज तक वो डॉक्यूमेंट्स है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने यूनिवर्सिटी को एक प्रोफेसर के, मैं चाहता तो 60,000 के नकली बिल, मैं कुछ भी झूठ बोल सकता था, लेकिन लेकिन मैंने ना झूठ बोला, ना मैंने कोई बिल बनाए। और बिल कैसे बनाए आप सुनेंगे तो हंस देंगे। एक जगह मैंने लोगों को रखा था, तो उन्होंने उसके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी, बाहर से लाई खाना देता था। उसने अंत में क्या हुआ कि खर्चा तो कर दिया, बेचारे के पास बिल नहीं था। तो मैंने कहा तू अपनी मोहर लगा के दे दे, खाली कागज पे, सादा कागज पे बिल दे दे, मैं जमा कर दूं। यूनिवर्सिटी को इतना फेथ था मेरे ऊपर कि मैंने सादा कागज पे मोहर लगे बिल उसने एक्सेप्ट कर लिए। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, एकेडमिक्स के स्तर पर, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्तर पर, अगर यूनिवर्सिटी चाहती, अगर सरकार चाहती, अगर राज्य सरकार चाहती, तो बहुत सारे रिफॉर्म बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकते थे। लेकिन वे रिफॉर्म इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात क्या थी जिससे कि मैं बहुत प्रभावित था, असीम दास गुप्ता जो है वो वित्त मंत्री थे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के, और वे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे। लेकिन असीम दास गुप्ता की सबसे अच्छी बात यह थी कि वे अपने छुट्टी के दिनों में, यानी सैटरडे या संडे में जब भी उनका ऑफ रहता था, वे अपने विभाग में जाके क्लास लेते थे, बिना पैसे की क्लास लेते थे। मेरे घर के पास ही रहते थे वो। मैं उनके इस चीज से बहुत प्रभावित था। मैं इस चीज से बड़ा प्रभावित हुआ कि बंगाल के जो बुद्धिजीवी हैं और लेखक हैं और खासतौर पर शिक्षक हैं, उनका जो पुस्तक प्रेम है वो मुझे बार बार मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा करता था। वो यहां की तरह नहीं है, दिल्ली में जैसा है। बंगाल में आप बुक फेयर में जाइए, आपको बुक फेयर में बड़े पैमाने पर शिक्षक, जो बंगाली शिक्षक हैं, वो किताब खरीदते हुए मिलेंगे। एक अनुभव बता रहा हूं आपको, बहुत ही मजेदार अनुभव बता रहा हूं, जो घटना घटी। एमफिल की क्लासेस शुरू हुई, नई नई एमफिल खुला हमारे यहाँ। तो मुझे परेशानी थी उस समय को, मेरे पास किताब नहीं थी। तो मुझे मिखाइल वाख्तिन को पढ़ाना था।
तो मैंने एक दिन ऐसे ही मतलब हंसी ठिठोली में, विष्णुमान शास्त्री मेरे साथ पढ़ाते थे और बहुत ही योग्य और बड़े विद्वान शिक्षक थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर जी, मुझे भी क्लास लेनी है, आपको भी क्लास लेनी है। उन्हें कंपैरेटिव लिटरेचर पर क्लास लेनी थी, मुझे सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर क्लास लेनी थी। तो मैंने कहा मेरी एक दिक्कत आ रही है, मुझे मिखाइल वाख्तिन की किताब कहीं नहीं मिली, आपके पास है क्या? तो उन्होंने कहा मैंने तो नाम ही नहीं सुना। अब मैं तो थोड़ा सा अंदर से दुखी हुआ। अब हुआ ये कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे, जस्ट अभी मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, वो आए तो उनसे भी हेलो हुई मेरी। तो मैंने उनसे ऐसे ही हंस के कहा कि हम लोग बात कर रहे थे शास्त्री जी और मैं, तो वो आके बैठ गया, वो उनसे हमारी खूब बातें होती रहती। तो मैंने उनसे कहा कि मिखाइल वाख्तिन की पुस्तकें आपके पास हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास सब पुस्तकें हैं, तुम्हें कौन सी चाहिए? तो मैंने कहा जो सारी पुस्तकें सारी दे दो। तो मैंने शास्त्री जी से हंस के कहा देखिए शास्त्री जी, एक यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर, एक ये हैं और एक आप हैं। आपने कहा मैंने नाम नहीं सुना और इन्होंने कहा मेरे पास सारी किताबें हैं। मैंने कहा ये जो फर्क है, ये दो कल्चर का फर्क है और ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। ये उस गैप को बताता है जो एक हिंदी के शिक्षक में और एक बंगला के शिक्षक में है। विद्वत्ता के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, दायरे के स्तर पर जो बंगाली शिक्षक थे, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बंगाल की जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग लगी कि बंगला जाति के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षक हैं, दूसरे लोग हैं, वे ज्ञान के मामले में एकदम ग्लोबल। और ये चीज अब आप यहां से देखिए, आप एक यूनिवर्सिटी, एक जैसे लोग, एक जैसी सर्विस कंडीशन, लेकिन एक जैसा दिमाग नहीं। ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं। हिंदी में ये एक भयानक समस्या है। सो बंगाल में रह के कोई किस चीज पर नजर होनी चाहिए हमारी? बंगाल में रह के हमारी नजर रामचंद्र शुक्ल पर तो रहे, लेकिन हमारी नजर जगदीश चंद्र बोस पर भी रहनी चाहिए। हमारे यहां के जो बंगाल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, जो साथ में थे, उनकी ट्रेजेडी ये थी, वे ज्ञान के मामले में ग्लोबल नहीं थे, ज्ञान के मामले में भी लोकल थे। ज्ञान के मामले में तो हमें ग्लोबल होना होगा, जो कि बंगाली जाति की विशेषता है। आप जितने कूपमंडूक बनेंगे, आप उतने ही पिछड़ते जाएंगे। मुझे इस बात का गर्व है, मैं उस विभाग में अकेला शिक्षक था ऐसा जो कि एमफिल पीएचडी दोनों करके गया था और रिसर्च की थी मैंने। और वे तमाम नए विषय जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे या दुनिया के और दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते, उन तमाम विषयों को इंट्रोड्यूस पहली बार मेरे कहने से विभाग में किया गया, क्योंकि मैं ये मानता था कि हमें ज्ञान के मामले में ग्लोबल होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। तो बंगाल में लोकलिज्म, स्थानीयतावाद इस कदर हावी था और वो सब वामपंथी थे। और अप्रोच का मामला बताऊं तो आप सुन के आपको थोड़ा सा दुख होगा। मैंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। और वो पुस्तक जब आई तो मेरे साथ के सभी लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई मेरी। ये भी कोई विषय हुआ, स्त्रीवाद। इसके विपरीत बंगला में लोगों ने प्रशंसा की सुन के। बंगला में ये एक अच्छी चीज थी जो कि हिंदी में नहीं है, अभी भी नहीं है। बंगला में आपने अगर एक सामान्य सा लेख भी लिखा है और पता चलेगा कि आपने लेख लिखा है और उसने पढ़ा है, तो वो बार बार ये कहेगा खूब भालो लिखे छो, खूब भालो लिखे छो, वो आपकी खूब प्रशंसा करेगा। अगर कोई चीज अच्छी लिखी है तो आपके लिए वो प्रशंसा करके ढेर कर देगा।
बांग्ला के लोगों में जो सांस्कृतिक उनका वैशिष्ट है वो ये कि वे एप्रिशिएट करते रहे हैं, एप्रिशिएशन का भाव रहा है उनके यहां। लेकिन मजाल है कि सीपीएम के लोगों से आप एप्रिसिएशन ले लें, सीपीएम के लोगों से आप प्रशंसा ले लें। बंगाल में अगर सीपीएम के लोगों को पता चलेगा तो वे पहला काम यह करेंगे कि आपकी बात ही नहीं करेंगे। किस पर जाऊं मैं बंगाली जाति में जो व्याप्त ये जो एप्रिसिएशन का भाव है, जो कि लिखने पढ़ने के प्रति जो एक प्रशंसा का भाव है, इसको मैं पसंद करूं या वह भाव जो कि उपेक्षा करता है उसे पसंद करूं? आपको जान के आश्चर्य होगा, बंगाल में बहुत बड़ा पावरफुल लाइब्रेरी नेटवर्क है और लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए बाकायदा खरीद फरोख्त होती है। मेरी एक किताब नहीं खरीदी गई वहां। मैंने कई दर्जन किताबें लिखी, 60, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 60 से अधिक किताबें लिखी मैंने वहां रहते हुए। मैंने कभी इसके लिए सिफारिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां एक खास तरह की मानसिकता रही है सरकार के अंदर कि हिंदी में कोई अच्छा नहीं लिखा जा रहा। हिंदी की किताबें खरीदी ही नहीं जाती थी बंगाल के लाइब्रेरी नेटवर्क में। तो मेरी क्या औकात है? चिंता तो होगी कि लेफ्ट फ्रंट के रहते हुए लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए किताबें ना खरीदी जाएं। चिंता तो होगी कि हिंदी की किताबें ना खरीदी जाएं। और ये हिंदी की किताबें ऐसी स्थिति में नहीं खरीदी जाती थी जबकि वहां चुनने वाले लोगों में ऐसे भी लोग होते थे जो हिंदी के जानकार होते थे। मैं बहुत समग्रता में कह रहा हूं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन न होता तो लेफ्ट फ्रंट की शक्ल कुछ और होती। लेफ्ट फ्रंट ने लगातार उन लोगों को प्रमोट किया, उन लोगों को महत्व दिया जो कि एकेडमिकली औसत थे, जो इंटेलिजेंट थे, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जो लेफ्ट फ्रंट में थे। उन लोगों को मौका नहीं मिला। सो लेफ्ट पॉपुलिज्म का जो सबसे बड़ा जो नुकसान था वो क्या था? लेफ्ट पॉपुलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि जो एक व्यक्ति की सत्ता होती है, व्यक्ति की सत्ता की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को आपने नागरिक जीवन में और उस भूमिका को आपने एकेडमिक जीवन में आपने रिड्यूस करके, संकुचित करके रख दिया। और आखिरी चीज, सवाल किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए और तहकीकात की जानी चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि 34 साल के लेफ्ट शासन में विपक्ष और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लेफ्ट फ्रंट का क्या नजरिया था। हाशिए पर डाल दिया था, हाशिए पर भी जगह नहीं थी। सुभद्र सेन हमारे साथ के जेएनयू के पढ़े हुए थे जो वहां सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज के लिए काम करते थे, अभी भी काम करते हैं। आए दिन चिंतित होते रहते थे, आए दिन परेशान होते रहते थे। लेफ्ट फ्रंट के आने के बाद में होना यह चाहिए था कि नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए संगठनों की चीजें ज्यादा सुनी जाती, उनको तवज्जो दी जाती, उनको स्पेस दिया जाता। स्वयं सीपीएम के लोग ये काम ज्यादा बढ़ चढ़कर करते, लेकिन ये काम तो किया नहीं। क्या लोकतंत्र का विकास संभव है विपक्ष और नागरिक अधिकार संगठनों के लिए स्पेस क्रिएट किए बिना? संभव नहीं है। अब आपको महसूस हो रहा है क्योंकि अब आप फंस गए दिल्ली में नरेंद्र मोदी के चक्कर में, अब आप फंस गए ममता के चक्कर में, क्योंकि ममता जो है वही हरकतें कर रही है जो हरकतें आपने की थी।
कि लोकतंत्र को ठप करो। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र को ठप किया जाए। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री को प्राथमिक बना दिया जाए। ये जो नव्य आर्थिक उदारीकरण जो आया, जिसके तहत बहुत सारी चीजें आई, उसमें एक ही चीज थी ना इंपॉर्टेंट, बाई हुक एंड क्रोक, जो इलेक्शन जीत जाए वो सिकंदर। मेरी अपनी धारणा यह है कि इस पूरे के पूरे फ्रेम को तोड़ा जाना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं, उदारवादी मूल्यों और उदारवादी विचारधारा को मजबूत होगा, लेफ्ट फ्रंट उतना ही ताकतवर होगा। लेफ्ट फ्रंट ने सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया। उसका परिणाम यह निकला कि अब लेफ्ट फ्रंट के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं बची। लेफ्ट फ्रंट पैदा हुआ था इसलिए कि विधान चंद्र राय का शासन था, कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस ने एक लिबरल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। और सिद्धार्थ शंकर राय के शासन में उसने उदारतावाद के बिना, उदारतावादी लोकतांत्रिक संरचनाओं के निर्माण के बिना, संवैधानिक संरचनाओं के निर्माण के बिना और उन्हें समृद्ध किए बिना आप डेमोक्रेसी को बचा नहीं सकते। अगर आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो आप इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं बचती। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में इलेक्शन कमीशन तो राज्य का बिल्कुल पॉकेट में था, आप कुछ भी कर लीजिए। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि कोई सुनने वाला, क्योंकि सिस्टम तो वही डेवलप हुआ ना, भीड़ की राजनीति का संगठन। जनता जो कहे वो सही, संविधान जो कहे वो गलत। हम ये सोचें कि हम उदारवाद को विकृत करके, उदारवाद को तिलांजलि देके, डेमोक्रेसी उदारवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एलिमेंट था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने लगातार यह कैंपेन किया कि कांग्रेस और लोकतंत्र की असफलता यह है कि अब फासिज्म आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई, और अब उसका यह परिणाम यह है कि अब हम आ गए। पूरे 34 साल एक ही कैंपेन पॉइंट था, डिक्टेटरशिप और कांग्रेस के प्रति घृणा। वो तो बाद के वर्षों में दूसरी चीजें आई हैं तो दूसरे स्टैंड आए, लेकिन ये मेजर पॉलिटिकल प्लैंक था जिस पर लेफ्ट फ्रंट काम करता रहा। आज भी हमारे लेफ्ट फ्रंट के दोस्त इतने संकट की स्थिति में भी ये रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि उदारवादी मूल्य और उदार जो संरचनाएं हैं वे मूल्यवान हैं देश के लिए। उदार संरचनाओं को और उदारवाद को बचाए बिना आप नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकते, आप ममता को भी परास्त नहीं कर सकते। आप जितना रेडिकल बनिएगा उतना ही रिएक्शनरी पॉपुलिज्म ऑफेंसिव ग्रहण करेगा। बंगाल में रिएक्शनरी पॉपुलिज्म कैसे आया, इसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।